नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की चौथी इकाई के प्रथम पाठ में आज हम भुगतान शेष धारणा या बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष एक निश्चित समय में एक देश और इसके नागरिकों के सभी अंतर्राष्ट्रीय सौदों का संक्षिप्त विवरण है। यह अवधि प्रायः 1 साल की होती है। यद्यपि बहुत से देशों में अब भविष्यवाणी के उद्देश्य से त्रैमासिक खाते तैयार करना शुरू कर दिया है। हार्वे और जॉनसन ने इन खातों की परिभाषा इस प्रकार से की है कि एक देश का भुगतान शेष का खाता या संक्षिप्त विवरण के रूप में एक निश्चित सीमा में उस देश के निवासियों और बाकी विश्व के चालू और पूंजी सौदों को प्रकट करता है। शब्द निवासी या रेजिडेंट का अर्थ केवल एक देश में रहने वाले व्यक्ति ही नहीं बल्कि वे सभी व्यावसायिक फर्में, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं जो उस देश में स्थित है। निवासी आवश्यक नहीं कि सदा उस देश के नागरिक या सिटीजन हो। पीटरसन के शब्दों में एक राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शेष में वे सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सौदे सम्मिलित हैं जो एक देश के निवासी एक विशेष समय अवधि में संसार के अन्य सभी राष्ट्रों के साथ करते हैं। देश के भुगतान शेष को निम्न संबंध के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। B बराबर R - P, जहाँ B बराबर भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट, R है कुल प्राप्तियां या टोटल रिसिप्ट्स और P है कुल भुगतान या टोटल पेमेंट्स। कुल प्राप्तियां और भुगतान को घरेलू और विदेशी प्राप्तियों और भुगतानों में आगे बांटा जा सकता है। यदि यह मान लिया जाता है कि घरेलू प्राप्तियां और घरेलू भुगतान समान है तो भुगतान शेष को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। B बराबर RF - PF, जहाँ पर RF पेमेंट और रेवेन्यू के लिए लिया गया है। अब यदि R > P यानी कि कुल प्राप्तियां कुल भुगतान से अधिक है तो भुगतान शेष का अधिशेष या सरप्लस होगा। इसी प्रकार R यदि P से कम है तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के घाटे या डेफिसिट के प्रकट करता है। प्राप्तियों और भुगतानों में समानता यानी कि जब R बराबर P हो तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के संतुलन को प्रकट करता है। भुगतान शेष खाते की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। एक राष्ट्र का भुगतान शेष खाता लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, जो अकाउंटिंग का सिस्टम होता है, के अनुसार बनाया जाता है। हर अंतर्राष्ट्रीय सौदे का अंकन 2 बार किया जाता है, एक बार क्रेडिट पक्ष पर और दूसरी ओर समान राशि को डेबिट पक्ष पर लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर सौदे के 2 पक्ष होते हैं। क्रेडिट प्रविष्टियों को बाईं ओर तथा डेबिट प्रविष्टियों को दाईं ओर दर्शाया जाता है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि एक सामान्य व्यावसायिक फर्म की बैलेंस शीट में क्रेडिट प्रविष्टियों या क्रेडिट एंट्रीज को दाईं ओर और डेबिट प्रविष्टियों या डेबिट एंट्रीज को बाईं ओर दिखाया जाता है, जबकि भुगतान शेष लेखांकन में की रीति में इसके उलट है। क्रेडिट प्रविष्टियों को बाईं ओर तथा डेबिट प्रविष्टियों को दाईं ओर दर्शाया जाता है। अभी एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का हम लेकर भुगतान शेष के लेखों का समझने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का भुगतान शेष का लेखा 3 लेखों से बना है: चालू लेखा करंट अकाउंट, पूंजी लेखा कैपिटल अकाउंट और घाटे अथवा अधिशेष की वित्त व्यवस्था का लेखा या द अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट और सरप्लस। सबसे पहला है चालू लेखा, द करंट अकाउंट। भुगतान शेष के लेखों के इस भाग में सभी चालू सौदों का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात शामिल होते हैं।
निर्यात की गई वस्तुओं को दृश्य या विजिबल निर्यात कहा जाता है। अन्य देश के लोगों के लिए दी गई सेवाओं को दूसरी ओर अदृश्य या इनविजिबल निर्यात कहा जाता है। इसमें जहाजरानी, बैंकिंग और बीमा, घरेलू सेवाओं पर खर्च, पर्यटन पर खर्च, विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज, लाभ और लाभांश और निजी हस्तांतरण या ट्रांसफ़र जैसे विदेशों में संबंधियों से प्राप्त आदि शामिल किए जाते हैं। दूसरा है पूंजी लेखा या द कैपिटल अकाउंट। पूंजी लेखा एक साल के समय में एक देश और शेष विश्व में पूंजी सौदों के फलस्वरूप प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा है। मान लो एक देश में निर्यात X की आयातों M पर अधिकता है। इसका अर्थ है कि उस देश के शेष विश्व के विरुद्ध अधिक दावे या क्लेम हैं। इसके विपरीत आयात आधिक्य का अर्थ होगा कि विदेशी लोगों के घरेलू अर्थव्यवस्था के विरुद्ध दावे अधिक हैं। पूंजी लेखों में वे सभी सौदे शामिल हैं जिनका संबंध अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी के उधार देने और लेने के साथ है। यह मूल रूप में एक निश्चित लेखा अवधि में घरेलू निवासियों और व्यावसायिक फर्मों और वित्तीय संस्थाओं के शेष विश्व के प्रति वित्तीय दावों और देनदारियों में शुद्ध परिवर्तन को प्रकट करता है। इस प्रकार यह पूंजी लेखा बनता है। अधिशेष अथवा घाटे की वित्तीय व्यवस्था का लेखा, द अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। चालू लेखे का घाटा अल्प तथा दीर्घकालीन पूंजी प्रवाहों के अतिरिक्त सोने की बिक्री के सौदों से संबंधित किया जा सकता है। सोना राष्ट्रों के द्वारा सामान्य रूप में शेषों के निपटारे के तौर पर स्वीकार किया जाता है। इसलिए निर्यात करने वाले देश द्वारा सोने की बिक्री से विदेशी देनदारियों के भुगतान के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की मात्रा प्राप्त की जा सकती है। घरेलू अर्थव्यवस्था के द्वारा घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व में से राशि निकालने अथवा IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने अथवा देशों में अन्य स्रोतों से ऋण लेने के ढंगों को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार यह अधिशेष व्यवस्था का लेखा है। चौथा, प्रत्येक लेखांकन में एक चौथा पार्ट होता है त्रुटियां और भूल चूक या एरर एंड ओमिशन। भुगतान शेष के लेखों में त्रुटियां और भूल चूक की मद भी शामिल होती है। भुगतान शेष के लेखे में क्योंकि बहुत सी मदों का अनुमान अपूर्ण आंकड़ों से लगाया जाता है, इसलिए उनमें अनिश्चित आकार की त्रुटियां होने की संभावना है। इस प्रकार इन चार कंपोनेंट या भागों से ये भुगतान शेष के खाते की संरचना होती है। अब हम भुगतान शेष लेखों के विभिन्न अंगों को एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भुगतान शेष लेखों का ब्यौरा दिया गया है। तो US भुगतान शेष लेखों में सम्मिलित मदें। पहला है चालू लेखा, फर्स्ट। अब चालू लेखा के अंतर्गत जो 8 चीज़ें आती है वो इस प्रकार है। वस्तुओं का व्यापार शेष, यानी कि इसमें वस्तुओं का जो व्यापार हो रहा है उसकी बात होगी। दूसरा, निर्यात, जो देश से निर्यात हो रहा है। तीसरा, आयात। चौथा, निवेश आय, शुद्ध निवेश आय। पांचवा, अन्य सेवाएं। छठा, वस्तुओं और सेवाओं का शेष। इसके अंतर्गत पहला, चौथे और पांचवी मद को जोड़ा जाएगा। सातवां, एक तरफा हस्तांतरण, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के हस्तांतरण। और आठवां है चालू लेखे का शेष, जिसमें छठी और सातवीं इकाई को जोड़ा जाएगा। ये सब मिला के बनता है चालू लेखा। इसके बाद में है पूंजी लेखा। पूंजी लेखा के अंतर्गत अब 9 नंबर इसलिए लिखा है कि ये सारा लेखा एक साथ बनता है, तो 8 मदें चालू लेखा में आ गई। तो 9वीं पूंजी लेखा में जो पहली मद है वो 9 नंबर है US यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसी प्रकार 10वीं मद होगी US में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। 11वीं मद होगी US विदेशी प्रतिभूतियों की शुद्ध खरीद। 12वीं मद होगी US प्रतिभूतियों की विदेशी शुद्ध खरीद। दोनों में अंतर क्या है? एक है US के द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद, एक है US की प्रतिभूतियों की खरीद।
13 है विदेशी और अन्य पर बैंकों के दावे। अगला है पूंजी लेखा शेष, इसके अंतर्गत 9, 10, 11, 12 और 13 का योग आएगा। और 15 है सांख्यिकी अंतर, जो स्टैटिस्टिकल एरर रहता है अकाउंटिंग में वो। और 16 नंबर पे प्रतिकारी किए जाने वाला योग, यानी कि 8वां, 14 और 15वीं मद का योग। इसके बाद में आता है संतुलनकारी में मदे। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य में विदेशी सरकारी परिसंपत्तियां और यूएस सरकारी रिजर्व परिसंपत्तियां, और अंत में आएगा कुल शेष। इस प्रकार यह यूएस का भुगतान शेष लेखे में सम्मिलित होने वाली विभिन्न प्रकार की मदें हैं। अब हम भारत में भुगतान शेष की संरचना को देखेंगे। भारत में भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित अंग शामिल किए जाते हैं। पहला है व्यापार शेष, दूसरा चालू लेखा, पूंजी लेखा और वित्त व्यवस्था का लेखा। पहला व्यापार शेष, ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस लेखा में एक साल में के समय में दृश्य या विजिबल मदों में आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। दूसरा है चालू लेखा, करंट अकाउंट। चालू लेखा में शामिल है व्यापार शेष, शुद्ध गैर मौद्रिक सोना प्रवाह और शुद्ध अदृश्य या इनविजिबल निर्यात और आयात। अदृश्य निर्यातों और आयातों का संबंध विदेशी यात्रा, परिवहन, बीमा, निवेश आय, कहीं और शामिल नहीं की गई शुद्ध सरकारी प्राप्तियां और भुगतान तथा सरकारी और निजी अंतरण भुगतान के साथ है। इसी प्रकार तीसरा है पूंजी लेखा। भारत के भुगतान शेष लेखों के पूंजी लेखों में शुद्ध निजी और गैर बैंक अल्प और दीर्घकालीन पूंजी प्राप्तियां या भुगतान, आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक की प्राप्तियां और भुगतान को निकालकर शुद्ध बैंकिंग प्राप्तियां या भुगतान तथा शुद्ध विविध सरकारी प्राप्तियां या भुगतान शामिल किए जाते हैं। और चौथा और अंतिम मद होता है वित्त व्यवस्था का लेखा, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंसिंग या अकाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। इसके अंतर्गत चालू लेखा, पूंजी लेखा और त्रुटियों तथा भूल चूक के कारण अधिशेष अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी सहायता ऋणों, आईएमएफ से कुल निकाली गई राशियां, एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के आवंटन और रिजर्व में वृद्धि या कमी के द्वारा की जाती है। इस प्रकार हमने यूएस या संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देखा तथा भारत में भुगतान शेष के अंतर्गत क्या क्या मदें काम में ली जाती है उनको बारे में बातचीत करी। धन्यवाद।